सीमेंट जब बनाते हैं उससे थोड़ा हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। जितनी हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे उतना ही हानिकारक होएगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो कैसे मीडिया को आप यूज़ करेंगे? मरुस्थल जो है ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो विस्तार हो रहा है उसका, तो उसको रोकने के लिए कुछ कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं। कानून का शासन और कानून के द्वारा शासन, इसमें क्या अंतर समझते हैं आप? बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं, वॉरफेयर वेपन्स, वॉरफेयर एंड केमिकल वॉरफेयर, इससे क्या समझते हैं आप? May I come in, sir? Please come. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please sit. Thank you, sir. अंकित, is it? Yes. केमिकल इंजीनियरिंग किया आपने 2017 में, उसके बाद क्या कर रहे थे आप? सर 2017 में केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वंडर सीमेंट लिमिटेड में। कौन सी सीमेंट? वंडर सीमेंट वंडर? लिमिटेड जी। WONDER? यस सर। ओके। इसका प्लांट है सर निम्बाहेड़ा राजस्थान में। हाँ। वहीं पर मैंने 2 साल तक लगभग काम किए हैं सर, प्रोसेस इंजीनियर के तौर पर। और फिर उसके बाद सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। तो इसको वंडर सीमेंट क्यों बोलते हैं दूसरी सीमेंट के कंपैरिजन में? और कोई ब्रांड का आप जानते हो? कौन कौन से ब्रांड्स हैं? जी सर, कई सारे ब्रांड मार्केट में हैं, जैसे SCC सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। वंडर सीमेंट के पीछे सर थोड़ा सा एक तो ब्रांडिंग इमेज बनाने के लिए, जैसे कि वंडर सीमेंट, तो थोड़ा सा एक जो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सके। तो ग्राहक मानेगा इस चीज़ को? कहेगा सब तो एडवर्टाइज कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं उनकी बेहतर है, तो नाम से क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर सेल्स कितनी है वंडर सीमेंट की और सेल्स अल्ट्राटेक वगैरह इनकी कितनी है? सर चूँकि वंडर सीमेंट एक थोड़ा सा नया मार्केट में प्लेयर हैं, और कब इसकी इस्टेब्लिश हुए थे? सर एक्चुअली 2012 में इसकी relatively स्टार्टिंग हुआ था, और अभी इसका जो सर कैपेसिटी है सर वो 13 मिलियन टन्स की है। और अल्ट्राटेक की? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा हैं अल्ट्राटेक और बाकी कंपनीज़ की। किसी कंपनी का अदर देन वंडर सीमेंट, उसके अलावा किसी और का आप जानते हो प्रोडक्शन कैपेसिटी? सॉरी सर, मुझे अभी इंडिया की जानकारी पोजीशन वर्ल्ड में क्या है? कितना वो प्रोड्यूस करती है? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लोएस्ट इन द वर्ल्ड, मिडिल पोजीशन कुछ जानते हैं लाइक? सर इंडिया सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दुनिया में दोनों ही हैं। चूँकि इसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और इंडिया में सर जो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं जो सीमेंट की जो खपत हैं उसको बढ़ाने में मददगार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारा फोकस है, उसके लिए पीएम। ठीक है, तो जब हमारे हर गांव में अभी तक पक्के घर नहीं बने हुए, मैं ठीक हूँ इस बात में? जी सर। ओके, तो जब ये पक्के घर बनने लग जाएंगे तो ये इसकी प्रोडक्शन कहाँ से आएगी? इंडिया में कैपेसिटी नहीं है, दूसरे देश में कैपेसिटी नहीं है कि वो हमको भेजे, तो हम सीमेंट कहाँ से लाएंगे? सर मुझे लगता है कि भारत में अभी कैपेसिटी बढ़ भी रही है और भविष्य में इसकी संभावनाएं भी हैं। सीमेंट की कैपेसिटी, सीमेंट जब बनाते हैं उससे थोड़ा हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। जितनी हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे उतना ही हानिकारक होएगा। अब आप इसको कैसे सेटल करेंगे? आजकल तो एनवायरनमेंट पे इतनी चर्चा हो रही है, आप इसको कैसे सेटल करेंगे? आप जानते हैं एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है? जी सर, चूँकि सीमेंट इंडस्ट्री एक कार्बनाइजिंग इंडस्ट्री है, तो इसको डीकार्बनाइज करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, और पोल्यूशन कम करने के लिए भी, जैसे कि सीमेंट की जो एक तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ताकि वो लंबे समय तक काम कर सके, और इसके साथ ही सर फ्यूल के साथ भी उसमें मिक्स किया जा रहा है। फ्यूल रिफॉर्म्स की भी बात चल रही हैं। हालांकि अभी ये इनिशिएटिव मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्तर पर ही है, और सीमेंट में पोल्यूशन कम हो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या बैक फिल्टर्स वगैरह जैसी कई सारी टेक्निक्स को काम में लिया जा रहा है, और एफिशिएंसी बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सर।
ठीक। आपको लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट। अभी ये यूपी में जो बने हैं हाईवेज, एक्सप्रेस वे, उसमें ऐसा एक स्ट्रेच बना है जिस पे प्लेन भी लैंड कर सके, फाइटर प्लेन। तो वहाँ क्या खासियत है उस रोड की? वो सेक्शन जो बना है उसमें क्या खासियत है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ओके, ऑलराइट, मेरे कॉलीग्स आपसे बात करेंगे। आपको अंकित, आप कॉलेज में मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, जी सर। तो मीडिया कोऑर्डिनेटर में क्या भूमिका, मतलब मीडिया की भूमिका प्रशासन में, अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो कैसे मीडिया को आप यूज़ करेंगे जो आपकी सफलता में सहायक हो? सर, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो समाज में फेक न्यूज़ या ऐसी कोई समाचार ना जाए, या फिर ऐसा कोई गलत वातावरण जिससे कि समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो सके। तो उसके लिए हम फेक न्यूज़ को रोकने के लिए मीडिया का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, और ताकि जो समाज, जो हमारे अंडर में जो पुलिस स्टेशंस हैं, या फिर हमारी जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनके संबंध में भी हम फीडबैक मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है अंकित, ये बताएं कि डिप्लोमेसी में, यानी कूटनीति में कई चीज़ें काम करती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व है लैंग्वेज का। अमेरिका के साथ ये शक्ति थी, अंग्रेजी के कारण से उसका प्रभाव क्षेत्र पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैला। अमेरिका भी, मतलब चीन भी बहुत सीमित दायरे में, क्योंकि मैंडेरियन बहुत देशों में बोले नहीं जाते, तो लेकिन उसका विस्तार लैंग्वेज सेंटर के रूप में कर रहा है। अगर भारत को अपने डिप्लोमेसी को, अपने इमेज को बनाने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेना पड़े, तो किस लैंग्वेज को भारत आगे लेकर चलेगा? क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, कई लैंग्वेज बोले जाते हैं। कौन सा लैंग्वेज इफेक्टिव होगा? सर, मेरा मानना है, अगर एक लैंग्वेज के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हिंदी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है, लगभग 42% जो लोग हैं, उनके द्वारा प्रथम भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया है, और लगभग मोर देन 75% जो लोग हैं, उनके द्वारा हिंदी को किसी न किसी प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है। तो अगर यूनाइटेड नेशंस या फिर अन्य वैश्विक मंचों पर भारत के द्वारा हिंदी को विस्तारित किया जा सकता है। श्रीलंका वाले इस बात को नहीं माने तो फिर श्रीलंका में इसका, आपके देश में विरोध होता है लैंग्वेज को लेकर, तो श्रीलंका में भी तो हो सकता है। चलिए, ये आपका। अब ये बताएं कि दलाई लामा भारत में वर्षों से रह रहे हैं, और भारत और चीन के संबंध खराब होने के कई कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण दलाई लामा का भारत में रहना भी है। और चीन कहता है कि भाई हम तो भारत के दोस्त हैं, आप दलाई लामा को वहाँ से हटा दीजिए, वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। तो भले रचते हों या ना रचते हों, लेकिन भारत एक आदमी के लिए इतने बड़े देश से, जिसका जो सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र है, हम क्यों ना दलाई लामा को भारत छोड़ने की बात कहें? सर, प्रत्यक्ष तौर पर तो दलाई लामा का किसी प्रकार से ऐसा कोई संबंध नहीं रहा है कि उन्होंने चीन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है, और चूंकि वो भारत में एक शरणार्थी के तौर पर मौजूद हैं, और भारत की विदेश नीति किसी भी शरणार्थी को इस तरह से किसी भी दुश्मन देश को नहीं सौंप सकती। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को इस तरह से छोड़ना चाहिए, और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए तमाम वो उपाय भी करने चाहिए, और भारत को दूसरे रक्षा उपाय के साथ साथ बातचीत के माध्यम से इस मसले को हल किया जाना चाहिए। अंकित, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट लगेज, स्मार्ट मैन, ये कॉन्सेप्ट आजकल हम लोग चलते हुए स्मार्ट लगेज लेकर चलते हैं, स्मार्ट थिंकिंग। आप ये बताएं कि एक स्मार्ट IAS ऑफिसर के रूप में 3 अपने ऐसे गुण को बताएं जो आपको स्मार्ट IAS ऑफिसर, देयर आर मेनी, बट यू विल बी कॉल्ड, आई विल बी नोन टू द
कम्युनिटी स्टेट एज ए स्मार्ट IAS ऑफिसर क्या करेंगे आप? कौन से 3 गुण आप में हैं या विकसित करेंगे जिससे कि आपकी पहचान उस रूप में बने? फर्स्ट थिंग सर, टेक्नो सेवी, एक टेक्नोलॉजीज़ के साथ अच्छे से एडेप्टेबल हो और टेक्नोलॉजी के लिए अपने लोगों को प्रमोट कर सके। सेकंड थिंग सर, एक एथिकल गवर्नेंस की तरफ वो अपने शासन प्रशासन को लेकर के जाए। और थर्ड सर, एक बेहतर लीडरशिप होनी चाहिए ताकि उसको मैं मानता हूँ सर कि वो स्मार्ट लीडरशिप में 3 ऐसे गुण होने चाहिए। 2047 तक भारत किस रूप में आप देखते हैं? एक IAS ऑफिसर के रूप में उस समय आपकी क्या भूमिका रहेगी? किस रूप में आप देश का योगदान कर रहे होंगे? सर 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेगा, तो निश्चित तौर पर भारत को एक विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज़ के तौर पर हम देखना चाहेंगे। और उसके साथ साथ भारत अपना एनर्जी सिक्योरिटी में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगा। और इसके साथ साथ सर, भारत रक्षा के मामलों में भी एक आत्मनिर्भर देश बने। ठीक है अंकित सर। ओके अंकित, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के बारे में आप क्या समझते हैं? सर ऐसी बिल्डिंग्स जो जीरो एमिशन क्रिएट करे और या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कम से कम खर्च करे, तो उसकी जो बनावट हो इस प्रकार से हो कि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की पहुँच हो ताकि दिन के दौरान कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो। इसके साथ ही वहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हो ताकि सौर ऊर्जा के माध्यम से ही वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग में लाया जा सके। तो इसके लिए कोई SOP बना हुआ है, कोई नॉर्म्स तय हैं? किस एजेंसी ने तय किया है कि हाँ ये सब पैरामीटर को फॉलो करेंगे तो ये ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा? ऐसा कुछ आपको जानकारी है? सर इसके लिए बिल्डिंग कोड्स तैयार किए गए हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत बनी हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसने कई सारे इस संबंध में अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, बूंदी डिस्ट्रिक्ट। सर बूंदी जिला राजस्थान के साउथ ईस्ट में है और बूंदी जिले को सर सिटी ऑफ स्टेफेल्ड भी कहते हैं। बूंदी चूँकि एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर एक तारागढ़ फोर्ट बनाया गया है यहाँ के राजवंशों के द्वारा। और बूंदी के अंदर ही तारागढ़ दुर्ग में एक चित्रशाला है जो कि बूंदी पेंटिंग के नाम से मशहूर है। और ये इसको देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट देश विदेश से बूंदी में आते हैं। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ क्या है? सर राजस्थान का जो महत्वपूर्ण पेड़ या फिर राज्य वृक्ष के तौर पे देखें तो उसको खेजड़ी माना गया है सर। उसे क्या क्या मिल सकता है बताइए, कल्पना करिए क्या क्या उस पेड़ से क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फूड, क्विजीन ऑल्सो। सर खेजड़ी से एक तो उनकी जो खेजड़ी की पत्तियां होती हैं उनको जानवर खा सकते हैं। दूसरा सर, खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी काफ़ी कामगार होती है और कई आयुर्वेदिक दवाइयों के तौर पे भी उसका काम में लिया जाता है। और इसके साथ साथ सर वो पर्यावरण में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम भी करता है। सर मुझे अभी यही याद आ रहा है सर। उसे कुछ खाने पीने का सामान भी बनता है, कोई डेलिकेसी? जी सर। नाम क्या है उसका? अच्छा, डिज़र्ट जो है, मरुस्थल जो है, ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा पाया जाता है। धीरे धीरे वो विस्तार हो रहा है उसका, तो उसको रोकने के लिए कुछ कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? क्या कैसे रुक सकता है? सर एक रिकमेंडेशन ये था कि हम ग्रेट ग्रीन वॉल जिस तरह से अफ्रीका में बनाई जा रही है, कहाँ से कहाँ तक बनेगा वो वॉल? सर ये गुजरात से हरियाणा तक बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो कि 5 किलोमीटर चौड़ी होगी और उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि जो अरावली से बढ़ कर के जो मरुस्थल
पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है उसको रोका जा सके। इसके साथ ही सर वहाँ पर एक काजरी और आफरी नाम से 2 सेंटर जोधपुर में है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि जो सैंड ड्यून्स हैं उनको रोका जा सके और उनके मूवमेंट को रोकने से जो पेड़ पौधे उसमें क्या लगाते हैं प्रजाति जिससे कि सैंड ड्यून का मूवमेंट रुक जाता है या कम या बंद हो जाता है, फिक्स कर देते हैं? फिक्सेशन ऑफ सैंड ड्यून्स प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या पौधे लगाते हैं? सर मुझे अभी एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा है सर। आखिरी प्रश्न है, वहाँ पे राजस्थान में जंगल तो कम है लेकिन जंगल की ज़मीन है बहुत है, तो वो उसको 4 प्रकार से नुकसान हो रहा है। 4 प्रकार बताइए, देखिए वो उसमें कमियाँ आती जा रही हैं, कैसे? सर पहला तो है कि एक तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो इस वजह से जंगल कम हो रहे हैं। दूसरा सर एक अतिक्रमण है। तीसरा सर एक माइनिंग इश्यू आ रहा है। और सर अभी मैं 3 ही ध्यान कर पा रहा हूँ सर। अंकित, ये बताइए कि आप कानून का शासन और कानून के द्वारा शासन, इसमें क्या अंतर समझते हैं आप? अंग्रेजी में अगर कहें तो रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, दोनों में अंतर क्या है और कौन बेहतर है और क्यों? सर इसमें जो रूल ऑफ लॉ है वो ज़्यादा बेटर है। जो कानून बनाया गया है उसके द्वारा शासन करना, और कानून का शासन का अर्थ होगा सर जो कानूनी रूप से निर्वाचित हो चुके हैं उनके द्वारा अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी के हिसाब से शासन करना। सही तक सॉरी, कैसे बताइए मुझे? सर कानून का शासन का अर्थ होगा सर कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है उसके माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव है उसका शासन करना। जबकि आपने सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में सुना है? जी सर। उसमें 2 शब्द आते हैं, वो एक है पारदर्शिता जी सर और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी प्रतिबद्धता तो बहुत लूज ट्रांसलेशन होगा, उसका अनुवाद होगा, लेकिन जिम्मेवारी कह सकते हैं उसको वो। जी सर। अकाउंटेबिलिटी तो रूल ऑफ लॉ को अगर इससे रिलेट करें तो किस 2 बिंदुओं पर आप प्रशासन को ले जाना चाहेंगे एज ए कलेक्टर अपने यहाँ? पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, क्या करना चाहेंगे इसके लिए? सर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक गवर्नेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। तो उसके लिए सर प्रशासन में एक तो सूचनाएं जो हैं वो गोपनीय रहने के बजाय इस सूचनाओं की जो जानकारी है वो आम लोगों तक पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही सर जो प्रशासन है उसका प्रशासनिक अधिकारियों से उसके साथ संबंध विकसित हो अच्छे से। उसके लिए प्रशासन आपके द्वारा जैसे कार्यक्रम। आपने इस अधिनियम को पढ़ा है कभी? सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं। अभी जैसे आप किसी सीमेंट कंपनी में, वंडर सीमेंट कंपनी में काम कर रहे थे, वो अब जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, सब में लोग क्लेम करते हैं कि हम जो है आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं उपभोक्ता को। लेकिन क्या वो समझते हैं कि वो सारी जानकारी अधूरी पूरी रहती है वो, और क्या वहाँ पर पारदर्शिता आवश्यक है या नहीं है? सर जितनी जानकारी एक उपभोक्ता को होनी चाहिए उतनी जानकारी वो आप डिसाइड कर रहे हैं। जी सर। उपभोक्ता नहीं डिसाइड कर रहा है कि उसको कितनी जानकारी चाहिए। सर जो भी हमारे नॉर्म्स होते हैं, जो भी हमारी मैं कहूँगा कि वो नॉर्म्स आप डिसाइड कर रहे हैं, वो हम इतनी ही जानकारी देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। वो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मेरी जानकारी के मुताबिक दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर कि वो सूचना का अधिकार जो है सो वो प्राइवेट एजेंसी इनको पर भी लागू होता है और कहीं नहीं लागू है। वो बाकी सब जगह ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बातें जो है सो खूब होती हैं, लेकिन उनका जो है सो वो निर्वहन जो है उनको तोड़ने में ज़्यादा किया जाता है, वो इंक्लूडिंग आवर मुल्क। आई एम वेरी ब्लंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अधिनियम है, रूल्स एक्ट है, उसको छोड़ दीजिए, जो
संस्थागत व्यवस्था है उसको छोड़ दीजिए, कंज्यूमर को इतनी भी जानकारी नहीं मिल पाती है कि वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना जो है सो सही है या गलत है। वो क्या आप महसूस करते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी आनी चाहिए? कम से कम कंज्यूमर को ये मालूम हो कि वो जो इस्तेमाल करने जा रहा है वो सही है या नहीं है, वो या जो दावा किया जा रहा है वो सही है या नहीं है। निश्चित तौर पर सर ये लागू होना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर हैं वो एक अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके और वो सही हिसाब से अपने उत्पाद का चयन कर सके, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके जो प्रोडक्ट और जो कंज्यूमर हैं उसके बीच में। इससे न केवल कंपनी की साख बढ़ती हैं अपितु उसका एक मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ती हैं, ताकि एक अच्छी ब्रांड इमेज बनती हैं। अच्छा, आपने कभी, एक लास्ट क्वेश्चन, वो आपने कभी इस विवाद के बारे में सुना है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो मार्केटिंग होती है वो और ब्रिक एंड मॉर्टर मार्केटिंग जो होती है, ये वो विवाद की जड़ क्या है वो? सॉरी सर, मुझे इस बारे में नहीं मालूम हो? सॉरी सर। ओके, कोई अच्छा, हाँ भाई, अंकित केमिकल इंजीनियर हो? जी सर। केमिकल्स तो बड़ा डेंजरस वर्ड है। केमिकल्स, ट्रेजेडी, एक बड़ी ट्रेजेडी हुई केमिकल्स की। जी सर। कौन सी ट्रेजेडी हुई इंडिया में केमिकल्स से? सर, भोपाल के अंदर 1984 में यूनियन कार्बाइड के एक पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री थी। तो उस दौरान वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट नाम से एक गैस थी, वो लीक हो गई थी। तो उसकी वजह से कई हजार लोगों की जान चली केमिकल्स गई कैन थी। बी क्वाइट डेंजरस। जी सर। द बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं, वॉरफेयर वेपन्स, वॉरफेयर एंड केमिकल वॉरफेयर, इससे क्या समझते हैं आप? सर, जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हम मास डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर अपने किसी एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए अगर यूज़ करते हैं हम, तो उसको एज ए केमिकल वेपन्स के तौर पर देखा जाता है। और चूँकि इसके लिए कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिकल प्रोहिबिशन वेपन्स। कहीं केमिकल वेपन्स यूज हुए हैं वर्ल्ड में, वो लड़ाई में कहीं जी एलिगेशन लगी हो? जी सर, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने कई सारी ऐसी केमिकल गैसेस का यूज़ किया था। अभी भी सुन रहे हैं सेंट्रल एशिया में किसने एलिगेशन लगते हैं कि इन्होंने यूज़ किया? सर, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन सीरिया के बारे में जानते हैं? जी सर। कौन जी है सर। प्रेसिडेंट सीरिया के? प्रेसिडेंट कौन है? सर, अभी का तो मुझे जानकारी नहीं है सर। तो बहुत लड़ाई चल रही है जी सर। जी सर। कई साल से एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ अमेरिका, दूसरी फोर्सेस, कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, ये बताए बायोलॉजिकल में क्या हुआ? ये बायोलॉजिकल में क्या चल रहा है? बहुत र्यूमर्स चली कि एक वायरस छोड़ा, किसने छोड़ा? जी सर। कुछ बताइए यार। बायोलॉजिकल वेपन्स के अंदर सर वायरस, बैक्टीरियाज के द्वारा जिस प्रकार से कई सारे मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो कई सारे चर्चा में ये भी था कि कहीं शायद कोविड-19 जो फैल रहा है उसके पीछे भी एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए एक लेबोरेटरीज में रिसर्च किया जा रहा था। तो उसी दौरान वो वहाँ से लीक एस्केप हुआ। हो गया। जी सर। हाँ। ऐसे आरोप हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो अच्छा, ये बताए कि रशिया ने पीछे यूके में जाके एक एक्स जासूस को मारा था किसी गैस से। कौन सी गैस इस्तेमाल की थी? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट गैस का नाम पता ये मालूम है? रशिया ने जाके वहाँ यूके में कोई उनका एक्स एजेंट था कोई, उनको और उसकी डॉटर को कुछ ऐसा दिया, गंभीर रूप से वो घायल हुए। एक तो मर गए, एक रह गए, बच गए। कौन सी गैस थी? सर, केमिकल मुझे- कौन सा था? सर, मुझे वो घटनाक्रम के बारे में पता है, अभी लेकिन कह रहे उड़ीसा में भी 3 रशियंस मर गए। जी सर। पढ़ा वो है आपने? जी सर। रशिया की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं केमिकल वॉरफेयर में? कुछ ज्ञान है आपको? सर, सॉरी सर। ओके। दूसरा, आप इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के बारे में पूछें। बजट आना है, चर्चा चल रही है कि मिडिल क्लास सरकार के बजट इकोनॉमिक पॉलिसी से वंचित रह गई। इससे क्या होना चाहिए? मिडिल क्लास से क्या अभिप्राय है आपका और क्या समझते हैं आप? सर, मिडिल क्लास का अर्थ है जो सर
हमारी जो पुअर कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि जो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है उसके अंदर जो हमने पैरामीटर्स तय किए हैं उससे अबव पैरामीटर पर हैं, लेकिन वो रिच क्लास में भी नहीं आता। तो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी के तौर पर हमारा मिडिल क्लास मौजूद हैं और ये सबसे बड़ा वर्ग है। तो किस तरीके से हम वंचित रह गए और हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल क्लास की क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स में सर सबसे बड़ी एक तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ताकि जितनी उनकी इनकम हो वो सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और जो अपने जो सोशल एक्सपेंडिचर हैं उसको पेट्रोल बढ़ा प्राइसेस सके। महंगी है हमारी, और इसके बारे में क्या चाहते हैं? आर्टिफिशियल इंक्रीज़ है या जेन्युइन है? सरकार के पास और कोई चारा नहीं? सर इन्फ्लेशन के कई सारे कारण हैं, तो ये एक नेचुरल तौर पे भी हैं कि फर्स्ट तो सर रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो चूंकि ऑयल इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमारा 85% इम्पोर्ट होता है, तो सरकार के पास लिमिटेशंस काफ़ी कम होती है कि वो उसको कम कर सके। और चूंकि ट्रांसपोर्टेशन सभी चीज़ें इससे सभी चीज़ों की महंगाई इससे जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, तो इस वजह से। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप जब बाहर रुकें तो आपको अभी बुलाते हैं। थैंक यू सर।